नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चल रहा इनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि 4 जवानों की भी शहादत इस इनकाउंटर में हुई है। कई सवाल एक तरह से उठ रहे हैं कि आखिर हमारे जवान कब तक शहादत देते रहेंगे? इस आतंकवाद पर ठोस कदम आखिर कब उठाया जाएगा? क्योंकि कठुआ में जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसके बाद मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यही आवाज उठ रही है कि हमारे जवानों की जो बलिदान है, हमारे जवानों की जो शहादत है, इसका बदला कब लिया जाएगा? इसके लिए ठोस कदम आखिर कब उठाए जाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो मसले का हल निकलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान से बात किस मुद्दे पर होगी या पाकिस्तान से बात किस तरह से होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा गोली और आतंकवाद का सहारा लेता है। तो क्या गोली और बोली एक साथ चल सकती है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां इस बात की हामी भरती हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। तो क्या अभी भी जब हमारे जवानों की शहादत हो रही है, तो क्या ऐसे में भी पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो यही सवाल कि क्या अब भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत होगी, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कठुआ इनकाउंटर तो खत्म हो गया, लेकिन यह इनकाउंटर और यह मुठभेड़ कई जख्म एक तरह से देकर गया है, और इन जख्मों की भरपाई कैसे होगी, इन जख्मों पर आखिर मरहम कैसे लगेगा, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर 2-4 दिन में इस तरह का इनकाउंटर होता है, हर 10-5 दिन में इस तरह का इनकाउंटर होता है और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब किस तरह से दिया जाएगा? इन आतंकवादियों के जो आका हैं, जो इनकी मदद करते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब किस तरह से दिया जाएगा? और इस नासूर को जड़ से आखिर किस तरह से उखाड़ फेंका जाए, इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, इसे भी जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 कीमती जवानों की शहादत हुई है। इस शहादत का बदला अब एक तरह से देश मांग रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू से लेकर मुल्क के दूसरे शहरों में हमने देखा कि लोगों में एक नाराजगी है, लोग एक तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं, और लोग यही मांग कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की शहादतें कब तक होती रहेंगे? हमारे जो जवान हैं वो अपने खून और अपनी कुर्बानी कब तक देते रहेंगे, और इस कुर्बानी का आखिर बदला कब लिया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा? क्या अब ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो कठुआ इनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि यह इनकाउंटर एक बार फिर से बहुत से जख्म देकर गया है। 4 जवानों की शहादत हो गई है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी, इस इनकाउंटर की और इस मुठभेड़ की, ये जो अटेम्प्ट किया गया था, इसकी जिम्मेदारी ली है। सर्च ऑपरेशन हालांकि इलाके में अभी भी चल रहा है, और आपको बता दें कि 27 मार्च को ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। 27 मार्च से लगातार एक तरह से ये इनकाउंटर चल रहा था, और इस इनकाउंटर के बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तो रमजान के मुकद्दस महीने में पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की गई, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की गई, 4 जवान की शहादत इसमें हुई है। सवाल यही उठता है कि आखिर गोली का जवाब गोली से कब दिया जाएगा? क्या अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा?
और जो एक बात बार बार कही जाती है कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, बातचीत ही मसले का हल है। तो ऐसे हालात में क्या बातचीत मुमकिन है? क्या जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है तो ऐसे में क्या पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है? या इससे पहले भी कई बार बातचीत का रास्ता निकाला गया, बातचीत करने की कोशिश की गई, भारत ने बातचीत करने की पहल की, लेकिन उसके नतीजे में भारत को आखिर क्या मिला? कभी करगिल, कभी पुलवामा, कभी मुंबई, इस तरह के हमले पाकिस्तान के सीने पर होते रहे, भारत की पीठ पर इस तरह के हमले होते रहे। तो सवाल यही उठता है कि अब बहुत हो चुका है और देश अब एक तरह से बदला मांग रहा है। 4 जवानों की एक बार फिर से शहादत हुई है और पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो कई दर्जन जवान शहीद हो चुके हैं। कई इस तरह के वाकये हो चुके हैं। अगर तारीख के पन्नों को पलटा जाए तो हालिया कुछ दिनों में, चाहे वो 16 फरवरी हो, 13 फरवरी हो, 11 फरवरी हो, 4 फरवरी और 14 जनवरी, ये सब वो तारीखें हैं जिनमें पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अटैक किए गए, इस तरह के अटेम्प्ट किए गए, घुसपैठ की कोशिश की गई, आतंकी हमले किए गए, जिसमें कई जानों का नुकसान हुआ। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं, एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। और हमारे साथ इमरान काजी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इमरान काजी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, सर एक बार फिर से बहुत अफसोसनाक कह लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें होती रहती हैं। फिर एक बार एक बड़ा इनकाउंटर, एक तरह से बड़ी मुठभेड़ हुई और आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश थी जिसे हमारे जवानों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया, लेकिन 4 हमारे कीमती जवानों की शहादत हो गई। जी नमस्कार। सबसे पहले हमारी दिल की गहराइयों से संवेदना और हमारी ट्रिब्यूट उस परिवार को, उन शहीदों को जिनको हमने खोया और उनके परिवारों को। ऑलरेडी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, बहुत ज़्यादा शहादत दी है। 1700 अफसर और जवानों ने इस जम्मू कश्मीर रियासत को अमन के लिए, भारत के साथ इसको सुरक्षा बनाए रखने में आज तक अपने जानों को निछावर किया है और हजारों की तादाद में हमारे जवान और अफसर जख्मी हुए, जिसमें मैंने पहले जैसे भी कहा था कि 7 डीजीपी रैंक के लोग हमारे अफसर्स जख्मी हुए हैं। तो ये भी जो मुठभेड़ हीरानगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के इलाके में हो रही थी, ये पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था और इसको खुद हमारे जो इस वक्त के डीजीपी हैं नलिन प्रभात और जो आईजी जम्मू हैं मिस्टर टूटी, वो इसको खुद लीड कर रहे थे और बहुत बहादुरी से अल्टीमेटली लोगों की मदद से और हमारे जो वहाँ का अमला है पुलिस का और आर्मी और पैरामिलिट्री सब ने मिलकर ये ऑपरेशन कंप्लीट किया और इन 5 को मार गिराया। वरना ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ताक में थे कि वो बहुत बड़ी हरकत कर सकते थे, बहुत बड़ा अटैक कर सकते थे। लेकिन ठीक है, हमने अपने प्यारे मित्रों को, अपने साथियों को खोया, लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को अवर्ट किया, ये मैं जरूर कहूंगा। इसमें उन लोगों का भी मेंशन करना चाहूंगा जो सिविलियन, जो मियाँ बीबी दोनों
अपने उधर हीरा नगर के जो मुझे उनके नाम नहीं याद, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दी, और इनको उन दोनों को टेररिस्ट ने रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़ लिया था जब वो उस नर्सरी में गए। लेकिन वो बड़ी बहादुरी से उनसे निकले, और मैं समझता हूँ उनको भी श्रेय जाता है। आज जो पांचों टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करवाया, तो बिल्कुल। पुलिस की कुर्बानी तो है ही है, और फोर्सेस का, इसमें आर्मी के भी एक हमारे हम्म। जख्मी हुए, और हमारे एक डिप्टी एसपी जख्मी हुए, एक एसपीओ जख्मी हुआ। तो उनको मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि जितना जल्दी हो वो ठीक हो। तो एक बहुत बड़ी आतंकी घटना, मैं समझता हूँ इनका इरादा पता नहीं क्या था। पाकिस्तान यही पैदा करता है टेररिस्ट, और उन्हीं को अंदर भेजने की कोशिश करता है। हालांकि ये बॉर्डर काफी, बीएसएफ बहुत मुस्तैदी के साथ इसको कंट्रोल करती है, लेकिन कभी टनल्स नीचे से निकाल के, कभी फेंस काट के, कभी किस तरीके से ये अंदर आने में मैंने कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे नाले हैं इस इलाके में, अगर आप नक्शा देखें, जी। जो डोडा की पहाड़ियों से और डुडू बसंतगढ़ के पहाड़ियों से ये सारे नाले आते हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। उन नालों में चूंकि वो एक रास्ता इनको मिलता है, और वहाँ फेंस, जो बाकी जगह सारा फेंस बना है, उन हम्म। जगहों पे चूंकि पानी फ्लड आता है, तो वो वहाँ फेंस नहीं होता है। उसका फायदा लेकर भी कभी कभी ये अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को जो यहाँ गलत इरादों से आते हैं ताकि दहशत फैलाई जाए, उनका न्यूट्रलाइज होना। जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। मेरे साथ एक और खास मेहमान रजनी सेठी जी, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं इमरान काजी जी आपके पास आना चाहूंगा। इमरान काजी जी, एक बार फिर से देखिए कि एनकाउंटर, और इसमें फिर हमारे 4 जवानों की शहादत, जिसपे बहुत डिटेल में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बताया। और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर भी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो हमारे जवान शहीद हैं उन्हें अब एक तरह से लाया गया है, उनकी जो बॉडीज हैं उन्हें लाया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इमरान काजी जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ही, अभी क्योंकि असेंबली जम्मू कश्मीर की चल रही थी, और उसी असेंबली में ये मुद्दा उठाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं सिर्फ इमरान काजी जी, कि पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश बहुत बार की गई, बहुत बार भारत ने भी पहल की है, चाहे वो कई ऐसे मौके हैं जब भारत ने पहल की है कि बातचीत होनी चाहिए, मसला हल होना चाहिए, लेकिन बातचीत के बाद हमें मिला क्या है? और अब जब इस तरह के हालात हैं कि हर 2-4 दिन पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घुसपैठ होती है और इस तरह की नापाक हरकत की जाती है, फिर बातचीत कैसे हो सकती है? फिर यह बातचीत की वकालत इमरान साहब क्यों की जाती है? इमरान जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जी। इमरान काजी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, दोबारा से हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे। मैं रजनी जी आपके पास आना चाहूंगा। रजनी सेठी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। रजनी जी, 4 जवानों की शहादत फिर हुई है, और बार बार जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां वो ये कहती हैं कि 370 के बाद ये दावा किया जा रहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस तरह के जो अटेम्प्ट होते हैं ये नहीं होंगे, आतंकवाद पर काबू पाया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीजें तो अभी भी हो रही हैं, अभी भी हमारे जवानों की कुर्बानियां और शहादत एक तरह से हो रही है। ये सिलसिला कैसे थमेगा रजनी जी? सबसे पहले मैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और शत शत नमन, जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। आपका सवाल है कि ये कैसे रुकेगा जो लगातार इतने सालों से हो रहा है।
पहले जो ये हो रहा है, ये इतने सालों से हो रहा है, आप खुद समझ रहे हैं, एज ए मीडिया पर्सन आपको पता है कि इन वारदातों में बहुत कमी आई है जो देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं जो रूट है या पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है वो कहीं जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दहशत का माहौल बना सके, और वो एक जो बात कर रहे हैं 370 के बाद यहाँ चेंजेस नहीं आई, वो लोगों में ये बताना चाहते हैं कि 370 के बाद वाकई यहाँ कोई चेंज नहीं आई। मगर हमें गर्व है अपने जो भी हमारे डिफेंस के सोर्सेज हैं, चाहे आर्मी है, जेकेपी है या बॉर्डर की हमारे बीएसएफ के जवान हैं, हमें सब पर गर्व है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। अभी मेरे से पहले जो हमारे वैद साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी विस्तार से बात की, यहाँ नाले हैं, जंगल है, इस तरीके के यहाँ पर जो सिनेरियो है उस एंगल से वो कहीं ना कहीं घुसपैठ कर जाते हैं। मगर सबसे देखने वाली चीज ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश करके बड़ी वारदात को अंजाम देने से रोका है। जो सुनने में आया था कि ये कहीं नेशनल हाईवे पर टारगेट करके बैठे हुए थे कि नेशनल हाईवे पे जो बड़ी वारदात को अंजाम देना था इन्होंने, मगर मैं सैल्यूट करूंगी अपनी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का कि कहीं ना कहीं वो चौकन्ने होकर इस वारदात को उन्होंने रोका है। मगर ये सवाल जरूर है कि जो वारदातें पहले होती थी उसमें लोकल इंटरफेरेंस या लोकल शेल्टर होता था, वो अभी भी कायम है, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने की जरूरत है, जिसको हमारे समाज को समझने की जरूरत है, और जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होगा मुझे लगता है कि इन वारदातों को हम रोकने में नाकाम रहेंगे। बिल्कुल। इमरान काजी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। बिल्कुल इमरान काजी जी, मेरा सवाल यही था। एक तो रजनी सेठी जी ने मुद्दा उठाया कि लोकल जो मदद मिलती है उसकी वजह से ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो लोकल इनकी जो मदद की जाती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें मजबूती मिलती है ग्राउंड पर। और दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान से जो बार बार वकालत की जाती है बातचीत की, क्या इस तरह के माहौल में बातचीत जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं अपने आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को टैकल किया बड़े अच्छे तरीके से और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया उन्होंने। ये इनपुट्स थे और बहुत सारे ये सोर्सेज से पता चल रहा था, मीडिया हाउसेस से पता चल रहा था कि एक प्लान था पूरा कोई बड़ा वारदात करने का इनका। और बेशक इसमें हमारी कीमती चार शहीद हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसमें दुख होता है और पता तो उनको चलता है जो अपने घर वाले अपने प्यारों को खोते हैं। बाकी यहाँ पे वैद साहब हैं, आज एक्सपर्ट हैं ये, इन्होंने इन कंडीशंस को डील किया हुआ है ड्यूरिंग इनकी सर्विस में। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आज इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेट होते हैं वहाँ पे, किन किन चीज़ों का सहारा लिया जाता है और कैसे कैसे ये कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन देखने वाली बात अब ये है कि आपने सवाल उठाया क्या किन कंडीशंस में बात की जा सकती है। देखिए, हमारे पास, आप मुझे एक चीज बताइए, इधर हम तो या तो हमें जंग के लिए जाना है जी, अगर या तो इस चीज को टैकल करें, ये प्रॉक्सी वॉर कब तक चलेगी? या तो इसको जंग के तहत आप खत्म कर सकते हैं या आप इसको बातचीत के तहत खत्म कर सकते हैं। वैद साहब बड़े अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, और वैद साहब थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं इस बारे में। मुझे उम्मीद है ये इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। देखिए, आप अगर इस तरीके से चलेंगे कि हम ना बातचीत के लिए जाएंगे, हम ना डायरेक्ट जंग के लिए जाएंगे, तो इस तरीके से कब तक चले जाएंगे और कब तक हम अपने प्यारों को खोते रहेंगे। दूसरी चीज, आज हम देखेंगे थोड़ा सा इमरान काजी, अब ये बताइए कि इन आतंकवादियों के लिए, इन दहशतगर्दों के लिए कश्मीर से आवाज कब उठेगी? कश्मीर से नहीं, आवाज देखिए, आवाज तो उठ रही है। कब आवाज नहीं उठी है मुझे ये बताइए? कब कश्मीर ही तो पिस रहा है, मुझे ये बताइए। रजनी सेठी जी कुछ कहना चाह रही जी, रजनी जी पूछ लीजिए सवाल जी। एक सेकंड, पिछले 30 साल से अगर आप देखेंगे, हजारों वहां पे हर पूरे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। वो कब्रिस्तान कैसे भरे हुए हैं? उन सब ने तो गन नहीं उठाई थी ना, वो भी तो गोलियों के शिकार हुए। दूसरी चीज, अब आज हमें थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसमें जम्मू में इमरान काजी जी, इमरान मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। जम्मू में इस प्रोटेस्ट को, इस इनकाउंटर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारे जवान मारे गए उसे लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान को उसी की जबान में एक तरह से गोली का जवाब गोली से दिया जाए।
श्रीनगर में इस तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है? कश्मीर के किसी शहर में इस तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है? कश्मीर के लोग आखिर क्यों नहीं निकलते हैं? मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, आप कहां की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। मैं बीइंग ए स्पोक्स पर्सन ऑफ ए पार्टी में आपको बोल रहा हूं ना, या तो हम सीधे जंग के लिए जाए ना यार, हम कहां मना कर रहे हैं, हम क्यों मरे? यहां से गोली चलेगी तब भी यहां जम्मू कश्मीर के लोग मरेंगे, पाकिस्तान से गोली चलेगी तब भी जम्मू कश्मीर के लोग मरेंगे। हम क्या मरने के लिए बैठे हैं यहाँ पे क्या? हम तो बोल रहे हैं इधर या तो सीधे जंग, कोई ना कोई रजनी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी इमरान जी, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि हम क्यों मरे। पिछले 70 साल से हम क्यों मरे? पूरा जम्मू कश्मीर मर रहा था, तब आप लोग शांत होकर तमाशा देख रहे थे। आज आप लोग 370 देखिए रजनी जी, देखिए मेरी बात सुनिए रजनी जी, आपका बस एक नहीं आप सुन लीजिए, आपकी बात वो एक ही मोटो है। आप हर बात को, मुझे नहीं लगता कितने नेगेटिव लोग हैं आप जो हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं और हर चीज को सलूशन बताइए। अगर उस तरीके से मैं आऊंगा मैं तो आप बोलिए कि हमारा फेलियर है, फिर ये आपका फेलियर है, ये एलजी का फेलियर है, ये होम डिपार्टमेंट का फेलियर है। फिर तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। 370 के ऊपर आप सक्षम नहीं है यहाँ की कंडीशंस को डील करने के लिए। आपने तो मिलिटेंसी को वहां पे बढ़ावा दे दिया जहां पे मिलिटेंसी थी ही नहीं, जहां पे मिलिटेंसी हमने यहाँ की गवर्नमेंट्स ने खत्म करके रख दी थी। वैद साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे इन एरियाज में मिलिटेंसी कभी थी नहीं जनाब आला। यहाँ की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा टैकल कर दिया था, यहाँ आपको पूरा वाइप आउट करके दिया था, आपका रजौरी पूरा साफ करके दिया था, पुंछ साफ करके दे दिया था, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ ये रजौरी ये जितना एरिया आपका सारा साफ करके दे दिया था। इमरान खान जी सुन तो लीजिए, देखिए रजनी जी क्या कह रही है, सुन लीजिए पहले, फिर मैं आ रहा हूं आपका। देखिए रजनी जी क्या रही है जी, इनका मोटो मैं समझता हूँ ये बस इनका एक ही राग है, बस इनका सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस को इल्जाम लगाने के लिए इनके पास और कुछ भी नहीं है। इनको हिंदू मुस्लिम करने के बगैर और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के बगैर इनके पास कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। मेरे को इनके साथ कोई बात नहीं करनी, ना मेरे को सुनना है ये क्या, मेरे को पता है इनका रोज का ये एक ही ड्रामा है। आप लोग क्यों नहीं दिख रहे? क्यों कोई हमारी रीजनल पार्टी वहां पर प्रोटेस्ट करती नहीं दिख रही कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? आप फिर कह रहे हैं या तो जंग में जाइए या तो हमें क्या करना चाहिए। आप लोग जंग में क्यों नहीं गए इतने 70 सालों में? आपको यहाँ तब्दीली नहीं दिख रही? आपको यहाँ लग नहीं रहा कि होम मिनिस्ट्री हमने जाना है? किसका रोल है इसमें? इसमें किसका रोल है प्लीज? जब 70 सालों में यहाँ इतना खून के कत्ले आप लोगों ने, मैडम आप छोड़ दीजिए 70 साल की कहानियां, आपको एक ही कहानी याद आती है जो आप आज यहाँ पे जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो भी 70 साल से हमारी दी हुई देन है, तब जाके आज आप बैठे हो यहाँ पे। आपकी क्या देन है? लोगों को मौत के घाट उतार दिया जम्मू कश्मीर के, आज आपकी देन है। हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जो किसी के खून पर सींची गई हो। आप लोगों को नहीं नहीं किसी ने नहीं, अगर ये तब की गवर्नमेंट्स की बात थी, अगर तब की गवर्नमेंट्स की बात थी जनाब आला, आज तो सारा कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास है। रुकेगा कैसे? बड़ा सवाल देखिए ये रजनी जी और इमरान खान जी, बड़ा सवाल ये है कि ये खून खराबा रुकेगा कैसे? क्या हमारे जवान इसी तरह से शहादत देते रहेंगे? क्या इसी तरह से जाने जाती रहेंगी? इसी तरह से कुर्बानियां होती रहेंगी? आखिर ये खून खराबा रुकेगा कैसे? और इस पर देखिए केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। हमारे जो जवान, 4 कीमती जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी और बाकायदा उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं फिर से डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। एसपी वैद जी, जब इनकाउंटर होता है तब हम देखते हैं कि सरकार, अपोजिशन और जो सियासी बातें होती हैं सर, यही तमाम चीजें निकल कर आती हैं। मैं सर ये समझना चाह रहा हूं मसले का आखिर हल क्या है? क्योंकि रजनी जी ने कहा कि लोकल सपोर्ट की वजह से इस तरह की जो वारदातें वो नहीं रुक रही हैं, और एक चीज ये भी बिल्कुल साफ है, ये आज की तस्वीर नहीं बल्कि इससे पहले की भी है। और जिस तरह से यहां पर इमरान काजी कह रहे थे कि नहीं, आवाज तो कश्मीर से भी अब उठने लगी है, अब आवाजें इसके खिलाफ कश्मीर से भी उठ रही हैं। लेकिन सर मसले का हल क्या है? ये जो हमारे जवान शहीद हो रही है, शहादतों का सिलसिला रुकेगा कैसे? अबू जी ऐसा है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए ऐसा है, आप अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते, ये हकीकत है बिल्कुल, जिसको हमें मानना चाहिए। क्योंकि मैं चाहूं भी तो मैं यहाँ पाकिस्तान की जगह इजराइल को नहीं ला सकता। ये पाकिस्तान ही हमारा नेबर रहेगा, बिकॉज ये ऊपर वाले ने हमारा तकदीर लिखा है। तो पाकिस्तान, जहां तक सवाल है उनसे बातचीत करने की, तो मैं यहाँ दोबारा
को आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क किया पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। उनसे इनिशिएटिव लेकर वहां जाके वाजपेयी जी गए, और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, कारगिल हुआ। मोदी जी ने 2 बार कोशिश की, एक बार अपनी स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ साहब को बुलाया, और एक बार उनकी पोती की शादी में वो बिना किसी प्रोटोकॉल को तोड़ के वहां गए। वो अल्टीमेटली आप जानते हैं उन दोनों प्रधानमंत्रियों को इसकी पॉलिटिकल कास्ट उठानी पड़ी, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क उन्होंने लिया, लेकिन अल्टीमेटली फिर पठानकोट हुआ। तो पाकिस्तान जैसे नेबर के साथ आप करोगे क्या? आप आज मैं देखता हूं पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं वो टूटने के कगार पे है। उनका जो बलोचिस्तान में हालत है, भगवान ना करे ऐसी हालत कभी हमको देखनी पड़े। आज वो बलोचिस्तान के एक एक चप्पे में बाहर नहीं अपने कैंपों से निकल सकते, इतनी बुरी हालत है। तो कहते हैं ना, जो आप दूसरों के लिए खड्डा खोदो आप उस खड्डे में जरूर गिरोगे। आज पाकिस्तान के साथ बलोचिस्तान और केपीके में वहां टीटीपी उनको ठोक रही है, इतनी उनका। मैं मौलाना फजलुर रहमान को सुन रहा था, नेशनल असेंबली में कह रहा था कि बहुत मैक्सिमम एरिया केपीके का और ये जो बलोचिस्तान है वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल ही नहीं है, वहां पुलिस वहां से भाग गई है। तो वो आप लगाइए, और पीओके तो पहले ही उनसे पाकिस्तान से निजात छुड़ाना अपनी जान छुड़ाना चाहता है। तो इस तरह के हालात में पाकिस्तान ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कब उसकी हालत, जहां तक आपका सवाल है कि इससे कैसे डील किया जाए जी। ये पाकिस्तान जैसे नेबर के साथ आप बातचीत किससे करोगे? आपने प्रधानमंत्री के कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो पपेट प्राइम मिनिस्टर होता है, करता सारा कुछ डीप स्टेट है। डीप स्टेट में आप आर्मी चीफ से या तो बात हो, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं होता आर्मी चीफ। आप बातचीत किससे करोगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन इन पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में आप अपने अंदर, जब आपका पड़ोसी आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है और आपके घर के साथ पड़ोसी रहता है, तो आप अपनी दीवार को ही मजबूत करोगे ताकि वो आपके अंदर पत्थर या कुछ ना मारे या कुछ लोगों को अंदर ना भेजे। तो आप इस चीज को फुल प्रूफ करना है ताकि टेररिस्टों को अंदर आने से मुश्किल किया जाए। हाँ, अंदर की रिक्रूटमेंट जो है उसमें वो नहीं होनी चाहिए, वो हमारी कमजोरियां होती हैं। लेकिन आज जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूं रिक्रूटमेंट, लोकल रिक्रूटमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, खासकर 370 हटने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और आज की सरकार जो आज जम्मू कश्मीर की सरकार है, बहुत सभी मेहनत कर रहे हैं। इसमें किसी एक को मैं नहीं कहूंगा, सब ने कुर्बानी दी, सब मेहनत कर रहे हैं। और आज लोकल रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट 0 कर दी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, इसको कोई हाईलाइट नहीं करता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये मुश्किल घड़ी तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसमें अपने आप को ही, क्योंकि जब हमारा जो पड़ोसी है वो उस नापाक हरकतें लिए बैठा हुआ है, तो ऐसे में अपने आप को ही हमें एक तरह से मजबूत करना होगा, हमें ही एक तरह से चौकन्ना रहना होगा और हमें ही एक तरह से होशियार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन समय की कमी है। डॉक्टर एसपी वैद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। रजनी सेठी जी और इमरान काजी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।